Hello everyone, welcome to Chahal Academy. This is Anubhav Dipani, faculty of GS at Chahal. यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री हर साल फरवरी के मंथ में या फरवरी के फर्स्ट वीक में एक ऐसा डॉक्यूमेंट पेश करती है जिसमें वो अपनी रिसीट और एक्सपेंडिचर्स के बारे में बताती है और इसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को हम यूनियन बजट के नाम से जानते हैं। इस यूनियन बजट में दो तरह की मुख्य बातें बताई जाती हैं। नंबर वन, गवर्नमेंट को कितना पैसा किसी साल में कहां से कमाया, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल रिसीट से या रेवेन्यू रिसीट से या टैक्सेस से। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात जो बजट में बताई जाती है वो ये है कि गवर्नमेंट ने अब तक कितना पैसा किस किस क्षेत्र में खर्च किया है और आने वाले प्लान्स जो हैं गवर्नमेंट के वो फ्यूचर में क्या होने वाले हैं। ये सारी की सारी एनुअल इंफॉर्मेशन जो किसी एक डॉक्यूमेंट में यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री हर साल डिक्लेयर करती है उसे हम यूनियन बजट के नाम से जानते हैं। और इसी तरह से 2023-24 का यूनियन बजट आज इंडियन गवर्नमेंट ने या यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिक्लेयर किया है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम बजट के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करें तो यहां पर हमें विजन अमृतकाल के बारे में बात करनी ही होगी, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने अपना सारा का सारा फोकस इंडिया के यूथ डेवलपमेंट और सिटीजन अपॉर्चुनिटीज पर लगाया है, जिसमें यूथ को ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ और जॉब क्रिएशन का मौका दिया जाएगा। इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी यहां पर क्रिएट किया जाएगा जो छोटे लेवल के बिजनेस और स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस बजट में यूनियन गवर्नमेंट ने अपनी 7 प्रायोरिटीज के बारे में बताया है, जिसे सप्तऋषि नाम दिया गया है, जो खास तौर पर इंक्लूसिव डेवलपमेंट के नाम की है। यानी कि कोई भी डेवलपमेंट किसी एक फील्ड में ही नहीं किया जाएगा, बल्कि वो डेवलपमेंट चारों दिशाओं में अलग अलग तरीके से किया जाएगा। ये 7 प्रायोरिटीज में हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट तो आता ही है, लेकिन इसके अलावा यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, ग्रीन ग्रोथ, इंडिया की जो पोटेंशियल है उसको बहुत ज्यादा एक्सपोज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करना, इन्वेस्टमेंट लेकर आना और रीचिंग द लास्ट माइल जैसी चीजें आती हैं। अगर इन 7 प्रायोरिटीज की हम लोग बात करते हैं, जिसे हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट कहते हैं, इसमें हमें गवर्नमेंट का विजन साफ तौर पर दिखता है, जिसे हम सबका साथ सबका विकास के नाम से जानते हैं। इस 7 प्रायोरिटी मिशन या सप्तऋषि में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव्स की देखने को मिलती है, जिसमें गवर्नमेंट ने सबसे पहली बात की है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें फार्मर्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको जल्दी से जल्दी और बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया जाएगा। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम को भी स्थापित किया जाएगा, जिसमें हॉर्टिकल्चर क्रॉप की ग्रोथ बढ़ाई जाएगी। हॉर्टिकल्चर क्रॉप इन द सेंस जहां पर एक सिंगल क्रॉप को पूरी तरीके से ग्रो किया जाता है और उसी का डेवलपमेंट किया जाता है, जैसे कि आप फलों की खेती भी इसमें ले सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल हब फॉर मिलेट्स श्री अन्ना स्कीम के अंदर भी लाया गया है। हैदराबाद का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च को इसके लिए सपोर्ट किया जाएगा और मिलेट की एग्रीकल्चर किस तरह से इंडिया में बन सकती है और इंडिया किस तरीके से एक एग्रीकल्चर पावर बन सकता है, वो इस हैदराबाद के रिसर्च इंस्टीट्यूट पर पूरी जिम्मेदारी से डाला जाएगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर में जो होने वाला नुकसान है, जो हमें रूरल एरियाज में ज्यादा दिखता है, उस नुकसान को पूरी तरह से कवर अप करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड एस्टैब्लिश किया जाएगा और किसानों को, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड हो या फिर डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो या फिशरी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, उन सभी किसानों को, फार्मर्स को 20 लाख करोड़ की क्रेडिट यानी कि लोन की भी व्यवस्था की गई है, जिसे इस बजट में टारगेटेड फंडिंग के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ जितने भी फार्मर्स एप्रोप्रिएट टाइम्स पे अपनी क्रॉप को सही तरीके से मार्केट में बेच नहीं सकते, उनके लिए भी यहां पर सही व्यवस्था करने की बात की गई है। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रेडिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2015 से अगर हम कंपेयर करें फाइनेंशियल ईयर 2022, तो यहां पर आज की डेट में 186 लाख करोड़ का क्रेडिट टोटल दिया जाता है और 2015 से लेकर 2022 तक ये जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है वो कंटिन्यूअसली बढ़ा ही है। और इस एग्रीकल्चर क्रेडिट को जब हम बढ़ाते हैं तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ा है। एग्जाम्पल के तौर पर 2015 के फाइनेंशियल ईयर में अगर हम देखते हैं
तो वो करीबन 250 मिलियन टन के आसपास था। लेकिन अगर हम लोग फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करते हैं तो ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़कर सीधा 320 मिलियन टन के पार भी चला जाता है। यानी एग्रीकल्चर क्रेडिट जितना बढ़ता है, प्रोडक्शन भी उतना ज्यादा होता है। सेकेंड प्रायोरिटी की अगर बात करें तो इसमें हेल्थ के ऊपर इस बजट के बारे में बात की गई है, जिसमें 157 नए नर्सिंग कॉलेज को एस्टैब्लिश किया जाएगा, एनीमिया एलिमिनेशन मिशन को भी लॉन्च किया जाएगा, प्लस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाएगा। साथ ही साथ इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च की जो लैब्स हैं उनमें जॉइंट पब्लिक प्राइवेट वेंचर्स किए जाएंगे, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट बॉडी साथ में आकर आईसीएमआर लैब्स में नई रिसर्च और डेवलपमेंट कर सकती है। हेल्थ के बाद नंबर आता है एजुकेशन और स्किलिंग का। यहां पर सबसे अच्छी बात यह की गई है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट में एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी, यानी कि टीचर्स को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाएगी कि आपको स्टूडेंट्स को किस तरीके से पढ़ाना है। साथ ही साथ फिजिकल लाइब्रेरी कभी कभी स्टैब्लिश करना आसान नहीं होता, इसलिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्टैब्लिश करवाई जाएगी और कोशिश की जाएगी कि हर पंचायत और नगर पालिका में फिजिकल लाइब्रेरी भी स्टैब्लिश हो सके। इस इंक्लूसिव डेवलपमेंट में अगर अभी तक के इस बजट में जो बताए गए अचीवमेंट्स हैं उनकी बात करें तो 9 करोड़ से ज्यादा घरों में नल से पानी, पीने का पानी पहुंचाया जा चुका है, यानी कि हर घर योजना, नल घर योजना को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया गया है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11 करोड़ से ज्यादा घरों में टॉयलेट्स बनवाए गए हैं जो सैनिटेशन को बहुत ज्यादा सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करते हैं। साथ ही साथ उज्ज्वला स्कीम में 9 से 10 करोड़ घरों में एलपीजी सिलेंडर को भी यहां पर स्टैब्लिश किया गया है, कनेक्शंस बिठाए गए हैं। कोविड वैक्सीनेशन में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट लाई गई है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 47 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट जीरो बैलेंस पर बनाए गए हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस कवर 44.6 करोड़ लोगों का इंडिया में किया गया है, जो पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेवाई के अंडर स्कीम में आता है। साथ ही साथ अगर कैश ट्रांसफर की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत जो कैश ट्रांसफर यहां पर किया गया है वो 2.2 लाख करोड़ का किया गया है, जो 11 करोड़ से ज्यादा फार्मर्स को अब तक पूरी तरीके से बेनिफिट पहुंचा चुका है। अब अगर हम लोग यहां पर रियल जीडीपी की बात करते हैं या फिर ग्रोथ की बात करते हैं तो वो हमें पूरी तरीके से एक ग्रोथ में ही देखने को मिलती है, यानी कि इफ यू कंपेयर फाइनेंशियल ईयर 20 टू फाइनेंशियल ईयर 22 तो डायरेक्ट ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो एक टाइम पर कोविड के टाइम पे 20% के आसपास पहुंच चुका था, उस अनएम्प्लॉयमेंट रेट को फाइनेंशियल ईयर 2022 के सेकेंड थर्ड क्वार्टर में 7% पर लाया गया है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है करीबन करीबन वो 14% से भी ज्यादा सॉल्व हुई है। अगर हम लोग इसकी नेक्स्ट प्रायोरिटी यानी रीचिंग द लास्ट माइल की बात करें तो इसमें प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी कि पीवीटीजी के डेवलपमेंट और उनके मिशन के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है। साथ ही साथ माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट यहां पर लाए गए हैं जो कर्नाटका के बहुत सूखे या दुरस्त या मोबाइल रीजन होते हैं वहां पर इरिगेशन का काम करेगा। साथ ही साथ इंडिया में जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंट स्कूल्स हैं जो कुल मिलाकर 750 के आसपास है, वहां पर और ज्यादा टीचर्स को रिक्रूट किया जाएगा और एंशिएंट इंस्क्रिप्शन इंडिया के जो हैं, जो बेसिकली आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हैं, उसे भारत श्री प्रोग्राम के तहत डिजिटलाइजेशन के तहत पूरी तरीके से हर सिटीजन तक पहुंचाने की आसान चीज भी यहां पर कही गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट किसी भी इकोनॉमी की एक बैकबोन होती है और उसके बारे में यूनियन बजट में सबसे पहले यह बताया गया है कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो बेसिकली 33.4% अब तक बढ़ाया जा चुका है, यानी कि 10 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे सबसे ज्यादा फोकस है गवर्नमेंट का, यहां तक कि हर स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा से ज्यादा रहे, इसीलिए यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को 50 साल का टाइम पीरियड दिया है कि इस टाइम पीरियड में बेसिकली आप हमसे लोन उठाइए, जो बिल्कुल नहीं के बराबर इंटरेस्ट में, फ्री ऑफ इंटरेस्ट में या लेस इंटरेस्ट में स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि वो बेसिकली
और ज्यादा डेवलपमेंट कर सकें। यानी कि ये जो 50 ईयर का टेन्योर है, ये लास्ट बजट से जो शुरू हुआ था, इसको अब और भी कंटिन्यू किया जाएगा। रेलवे की अगर हम लोग बात करते हैं तो टोटल कैपिटल आउटले अगर हम लोग देखते हैं तो वो 2.5 लाख करोड़ के आसपास का है। इसके अलावा 100 से ज्यादा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज इंडिया में एंड टू एंड कनेक्टिविटी में यहां पर स्टैब्लिश की गई हैं, जिसमें पोर्ट्स, कोल, स्टील, फर्टिलाइजर सेक्टर्स को बहुत ज्यादा फायदा मिला है। साथ ही साथ जिस तरीके का अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई में देखने को मिलता है, उसी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टियर 2 और टियर 3 जो अर्बन सिटीज हैं इंडिया की, उसमें इंप्लीमेंट किया गया है अब तक, और आगे भी इसको कंटिन्यू रखा जाएगा। अगर हम इन सारे के सारे सेक्टर के पोटेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं तो मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या फिर मेक इन इंडिया के प्रोग्राम में हमें यहां पर देखने को मिलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इंडिया में जो एग्रीकल्चर की या हेल्थ की या सस्टेनेबल सिटीज के डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है, उनको सबसे ज्यादा यहां पर सॉल्व किया जाएगा। यहां पर इंडियन गवर्नमेंट ने अपने मेजर्स तो दिए ही हैं, और जो एक्सपेक्टेड आउटकम्स हैं उनके बारे में भी इस यूनियन बजट में बताया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर एक मेजरमेंट इस यूनियन बजट में आया है नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी में, जिसमें गवर्नमेंट का यह एस्टिमेशन है कि स्टार्टअप्स को यहां पर बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। प्लस विवाद से विश्वास फेज 1 में यहां पर एमएसएमई के लिए स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, जिनको बेसिकली कोविड पीरियड में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, उनका नुकसान यहां पर कवर अप किया जा सके। इसके फेज 2 में जो सेटलमेंट स्कीम्स हैं उनको यहां पर लाया गया है, ताकि जो बेसिकली गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट के जो केसेस चलते हैं, स्टेट वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, उनके डिस्प्यूट्स को यहां पर सॉल्व किया जाएगा। और फेज 3 में हमारे जस्टिस सिस्टम को यहां पर इंप्रूव करने की बात की गई है। इंडिया में ई कोर्ट्स को यहां पर लॉन्च किया गया है, ताकि जो जस्टिस सिस्टम है, हमारी जो जुडिशरी है, वो काफी जल्दी काम कर सके और बर्डन इनका कम हो। साथ ही साथ कुछ साल पहले जो डिजी लॉकर स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी, उसको भी यहां पर और ज्यादा कंटिन्यू कराया गया है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं किसी भी बिजनेस या इंडिविजुअल से रिलेटेड डिजी लॉकर में पूरी तरीके से सिक्योर रहते हैं, और किसी भी तरीके का डेटा या इंफॉर्मेशन शेयर करना आसान भी हो सके और वो ज्यादा सिक्योर भी हो सके। इसके अलावा 5G इंटरनेट जो इंडिया में लॉन्च किया गया है, उस 5G सर्विस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए करीबन 100 लैब्स यहां पर डेवलप करवाई जाएंगी, और उसमें से बहुत ज्यादा करवाई भी गई हैं, जो बेसिकली इंटरनेट रिवॉल्यूशन तो इंडिया में और इंप्रूव करेगा ही, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी यहां पर काफी हद तक होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो बेसिकली जिन प्रोडक्ट्स पर, इंपोर्ट्स पर हम डिपेंडेंट हैं, उन इंपोर्ट्स की डिपेंडेंसी को कम किया जाएगा और डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू। साथ ही साथ यूनियन बजट इतने सारे डेवलपमेंट के अलावा एनवायरमेंट को भी नहीं भूला है, यानी कि ग्रीन ग्रोथ पर भी यहां पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम इस यूनियन बजट का एक स्पेशल हाईलाइट देखने को मिलता है, जिसमें सस्टेनेबल एक्शन लिए जाएंगे डेवलपमेंट के लिए। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस स्कीम में इस तरह से लाया जाएगा कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट तो करेगी, लेकिन एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, और जो रिसोर्सेस यूज करेगी गवर्नमेंट, वो आने वाली जनरेशन के लिए भी सेफ रहेंगे। यानी एनवायरमेंट ग्रोथ और डेवलपमेंटल ग्रोथ, ये दोनों जब पैरेलली साथ साथ चलेंगे, यही इंडियन गवर्नमेंट का और इस यूनियन बजट का सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। इसके अलावा अगर पीएम प्रणाम की हम लोग बात करें तो इसमें जो अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर हैं यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के लिए, उनको प्रमोट किया जाएगा। यानी केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल कम करने हैं और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को यहां पर प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी। वेस्ट टू वेल्थ जैसे 500 से ज्यादा यहां पर प्लांट्स बनाए जाएंगे जो गोबर्धन स्कीम के अंडर आती है। यानी कि बेसिकली ऐसे वेस्ट जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं और उनसे हम एनर्जी क्रिएट करेंगे, और वो एक इकोनॉमिक बूस्ट भी यहां पर लेकर आएगा। सस्टेनेबल इकोसिस्टम की बात करें तो मिष्टी प्रोग्राम, जिसमें हम लोग बेसिकली कोस्टलाइन रीजन्स में मैंग्रोव डेवलपमेंट की जहां पर बात करते हैं, उसको इस यूनियन बजट में जगह दी गई है। अमृत धरोहर जैसी यहां पर चीजें या फिर बेसिकली स्कीम्स लाई गई हैं, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट इंडिया के जो वेटलैंड्स हैं उनको भी यहां पर यूज करेगी। और इसके अलावा अगर आप इनिशिएटिव देखते हैं तो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, या फिर कोस्टल शिपिंग एनर्जी सिस्टम, या फिर जो पुराने व्हीकल्स हैं जो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, उनको स्क्रैप कर देना और नए व्हीकल्स के लिए सब्सिडी लाना भी ग्रीन ग्रोथ के यहां पर अंडर ही आता है।
अमृत पीढ़ी या यूथ पावर की अगर हम बात करें, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के इस यूनियन बजट के सप्तऋषि या 7 प्रायोरिटीज का एक पार्ट है, तो पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत यहां पर कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग एटसेट्रा जैसी जो नई टेक्नोलॉजी हैं, इनको यहां पर ज्यादा से ज्यादा डेवलप किया जाएगा। इंडिया में एटलीस्ट 50 ऐसी नई डेस्टिनेशंस को डिसाइड किया गया है जो ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म सेक्टर लेकर आ सकती हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ लोकल पॉपुलेशन के लिए बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट लेकर आएंगी। साथ ही साथ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम को यहां पर इनिशिएट किया गया है, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो उस डिस्ट्रिक्ट के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग बन सके और यूनिटी मॉल्स वहां पर एस्टैब्लिश किए जा सके और बहुत सारे प्रोडक्ट्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की पहचान बन सके, जैसे फॉर एग्जांपल बनारस की साड़ियां हो गई या आंध्र प्रदेश के आम हो गए। तो इस तरीके के जीआई टैग प्रोडक्ट्स हर डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किए जाएंगे ओडीओपी यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम के तहत। फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं तो एक पूरी तरीके से नई नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री जो है वो पूरी तरीके से एस्टैब्लिश की जाएगी। सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग यूनिट सेंटर एस्टैब्लिश किया जाएगा। एमएसएमई सेक्टर जो है उनको क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंडर लाया जाएगा, यानी कि एमएसएमई सेक्टर कभी भी पैसे की वजह से अपना डेवलपमेंट कम नहीं करेगा। इसमें पूरी तरीके से जो गारंटी है वो भी गवर्नमेंट ही लेगी उस लोन की जो बैंक से एमएसएमई को दिलवाया जाएगा। साथ ही साथ महिला सम्मान बचत पात्र के तहत यहां पर 2 लाख रुपए से ज्यादा पैसे वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे इंडिविजुअल फीमेल मेंबर्स को यहां पर डिपॉजिट करवाए जाएंगे। सीनियर सिटीजन्स का यहां पर ध्यान रखा गया है कि जितनी भी स्कीम्स चलती हैं सीनियर सिटीजन्स की जो उनके डिपॉजिट में करवाई जाती हैं, इस स्कीम में जो सिटीजन सेविंग्स हैं उसको 15 लाख से बेसिकली बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव जो मार्केट सिक्योरिटी को, एजुकेशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड एक पूरी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यहां पर ध्यान देंगे। फिस्कल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू स्टेट की यहां पर बात की गई है, ताकि यहां पर स्टेट्स जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन ले सकें और 50 सालों तक उन स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी भी तरीके का इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है और सारा का सारा पैसा वो पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में पूरी तरीके से लगा सकते हैं। फिस्कल डेफिसिट की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो स्टेट्स को यहां पर कम फिस्कल डेफिसिट अलाउ किया गया है। अगर यूनियन बजट की डेफिनेशन में हम लोग बात करें, फिस्कल डेफिसिट ऑफ 3.5% ऑफ जीएसडीपी अलाउड फॉर स्टेट्स इज जस्ट 0.5% टाइड टू पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। साथ ही साथ फिस्कल कंसोलिडेशन जो है उसको भी टारगेट किया गया है 2025-26 तक कि आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो 4.5% से नीचे आ सके, यानी कि आप जितना नुकसान कर रहे हैं पैसे का वो आपके जीडीपी के 4.5% से नीचे आ सके। आसान भाषा में इसे ये कह सकते हैं। इंडिया की जो इकोनॉमी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हुई है, जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी अगर हम लोग रियल जीडीपी की वैल्यू के हिसाब से देखें या फिर पीपीपी दैट इज पावर परचेजिंग पैरिटी के हिसाब से देखें, तो पीपीपी के हिसाब से इंडिया इज द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी और जीडीपी, रियल जीडीपी के हिसाब से इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इतनी बड़ी इकोनॉमी बनने का बहुत बड़ा एक कारण हमें मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स भी देखने को मिलते हैं और इसकी भी ग्रोथ के लिए यहां पर बहुत ज्यादा काम किया गया है। जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 2020 से लेकर 2022 तक लगातार यहां पर कम हुए ही हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने अपना बढ़ाया है, रेवेन्यू गवर्नमेंट का कंटिन्यूसली यहां पर बढ़ा है, फॉरेन रिजर्व में हमने इमेंस लेवल पर यहां पर ग्रोथ की है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट उतनी ही रही है जितनी पिछले 2-3 सालों में है, लेकिन होलसेल प्राइस इंडेक्स का अगर हम लोग बात करें तो उसमें इन्फ्लेशन इंडिया की काफी कम हुई है। टैक्स प्रपोजल यहां पर एक बहुत बड़ा हाईलाइट रहा है इस यूनियन बजट का, जिसमें अगर हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स के डिलीवरी की बात करते हैं तो हायर एक्सपोर्ट्स के अंडर आते हैं, हायर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, मोर वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी और ग्रीन एनर्जी एंड मोबिलिटी, ये इसको फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन बहुत सारे चेंजेस यहां पर कस्टम ड्यूटी में किए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो लिथियम आयन बैटरीज हैं उनके इंपोर्ट में यहां पर चेंज किया गया है, जिसकी वजह से ग्रीनर मोबिलिटी हमें देखने को मिलेगी।
इसके अलावा जो मोबाइल कैमरा लेंसेस हैं उसके इंपोर्ट में चेंज है, इथाइल अल्कोहल या फिर श्रिम्प फीड, मैन्युफैक्चरिंग लैब ग्रोन डायमंड्स, कॉपर स्क्रैप या फिर कंपाउंड रबर, इन सब के इंपोर्ट ड्यूटी में कहीं ना कहीं चेंजेस लाए गए हैं जो पूरी तरीके से इंडिया को एक एक्सपेक्टेड बेनिफिट देंगे। जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री में पूरी तरीके से ग्रोथ होना, वैल्यू एडिशन होना, इंडिया का जो सी फूड इंडस्ट्री है या फिशिंग इंडस्ट्री है उसको ज्यादा फायदा पहुंचाना, या फिर एमएसएमई सेक्टर की यहां पर ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होना। डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल भी यहां पर एक नया लाया गया है और काफी ज्यादा चेंजेस हमें इस टैक्सेशन में देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पहले 2.5 लाख की एनुअल इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होता था, इसे थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक है पर एनम में तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में है तो टैक्स रेट 5% है, 6 to 9 लाख में 10%, 9 to 12 लाख में 15%, 12 to 15 लाख में 20%, और अगर आप पर एनम 15 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हैं तो आपका जो टैक्स बैरियर बनता है वो करीबन 30% के आसपास जाता है। जो इनकम लिमिट है उसको भी बेसिकली यहां पर इनकम टैक्स से रिबेट करके इंक्रीज करके 5 लाख रुपए से लेकर 7 लाख रुपए तक कर दिया गया है। अगर हम लोग टोटल एस्टिमेशन की बात करते हैं कि इस डायरेक्ट टैक्स की मेथड से इंडियन गवर्नमेंट को यहां पर कितना ज्यादा फायदा होता है, तो हम ये देखते हैं कि 45% जो रिटर्न्स हैं टैक्स पेयर के वो 24 घंटे के अंदर अंदर ही प्रोसीड हो जाते हैं। पहला ऐसा होता था कि इस टैक्स प्रोसीजर में 93 डेज करीबन लगते थे, लेकिन उसे कम करके पिछले 8 सालों में 16 दिन पे ला लिया गया है और 6.5 करोड़ से ज्यादा जो रिटर्न है इसी साल जो प्रोसीड हैं वो कर दिए गए हैं। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाइंग टैक्स बेनिफिट्स फॉर इंडस्ट्री। यूनियन बजट में इंडस्ट्रीज को भी बहुत ज़्यादा फायदा मिल सके और उनको राहत मिल सके कोविड के टाइम से या फिर जो नुकसान हुआ है उसका यहाँ पर ध्यान रखा गया है। एग्जाम्पल के तौर पर माइक्रो इंटरप्राइजेस और प्रोफेशनल्स को यहाँ पर टैक्सेशन में भी बहुत ज़्यादा छूट दी गई है आने वाले 1-2 सालों तक। साथ ही साथ एमएसएमई इंडस्ट्रीज को पेमेंट मोड में डिडक्शन का भी यहाँ पर अलाउ किया गया है। अगर हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स बेनिफिट की बात करें तो मार्च 2024 तक उस कॉर्पोरेट टैक्स बेनिफिट को 15% तक एक्सटेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ पीएसीएस में और पीसीएआरडीबीज में जो डिपॉजिट्स हैं उनकी हायर लिमिट 2 लाख रुपए कर दी गई है। प्लस टीडीएस कैश विड्रॉल की अगर हम लोग बात करें तो उसकी जो हाईएस्ट लिमिट है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए करीबन 3 करोड़ के आसपास की रखी गई है। स्टार्टअप्स को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुविधा देने की कोशिश की गई है, जैसे कि यहाँ पर जो टैक्स बेनिफिट्स हैं उनको स्टार्टिंग 1 ईयर में दिए गए हैं इनकम टैक्स पर, यानी कि स्टार्टअप जब शुरू होते हैं तो उनको एग्जैक्टली कोऑपरेटिव जो कॉर्पोरेटिव टैक्स है उसमें नहीं रखा जाएगा। स्टार्टअप्स को एक न्यू इंडस्ट्री की तरह ही ट्रीट किया जाएगा और टैक्स बेनिफिट उनको दिए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो स्टार्टअप हैं उनको और आगे चलकर शेयर होल्डिंग में इनकॉर्पोरेशन दिया जाएगा 7 साल से लेकर 10 साल तक का। साथ ही साथ जो अथॉरिटीज, बोर्ड्स या फिर कमीशन जो सेटअप किए जाएंगे यूनियन और स्टेट्स के द्वारा, वो अलग अलग रीजन्स में अलग अलग सेक्टर में टैक्स से रिलेटेड किसी न किसी तरीके की जो फैसिलिटीज हैं वो इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप्स को यहाँ पर दे सकती है। अगर हम लोग एक ओवरऑल बजट की बात करते हैं कि गवर्नमेंट बजट में पैसा कमाती है और खर्च करती है, इसका ब्यौरा इस फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में दिया जाता है। अगर हम लोग ये देखें कि इंडियन गवर्नमेंट बेसिकली पैसा कमाती कहाँ से है, तो इसमें बोरोइंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लायबिलिटीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा नॉन टैक्स रिसीट, नॉन डैट कैपिटल रिसीट, कस्टम ड्यूटीज, जीएसटीज, कॉरपोरेशन टैक्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटी और इनकम टैक्स यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर हम लोग खर्च करने की बात करते हैं तो पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट्स, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, सब्सिडीज, डिफेंस, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, इसके अलावा फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, स्टेट्स को जो टैक्स और ड्यूटी का शेयर जाता है और कुछ मिसलेनियस खर्चे भी इस यूनियन बजट में इंक्लूड किए जाते हैं। अब इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारी मिनिस्ट्रीज में डिवाइड होती है, यानी कि ये जो यूनियन बजट में पैसा कमाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि हर मिनिस्ट्री अपने क्षेत्र में अपने एरिया में काम कर सके। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा जो है डिफेंस मिनिस्ट्री को दिया गया है 5.94 लाख करोड़ का। साथ साथ रोड ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री, इन सभी को 2 लाख करोड़ से लेकर 2.5 लाख करोड़ तक दिया गया है एलोकेशन। केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री,
रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस को करीबन 1.25 लाख करोड़ से लेकर 1.25 लाख करोड़ के आसपास एलोकेशन किया गया है। मेजर स्कीम्स जिनको यहां पर बहुत जगह दी गई है यूनियन बजट में, उसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ साथ जल जीवन मिशन, एकलव्य मॉडल रेसिडेंस स्कूल, प्रधानमंत्री आवास योजना, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, इसके अलावा फास्टर अडॉप्शन मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की स्कीम, इनको यहां पर काफी ज्यादा पैसा एलोकेट किया गया है क्योंकि फ्यूचर में यही वो इंडस्ट्री है जो गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा डेवलपमेंट दिखाएंगी। अगर हम लोग एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो रेवेन्यू रिसीट फाइनेंशियल ईयर 24 तक एस्टिमेट किया जा रहा है 26.3 लाख करोड़ के आसपास का और कैपिटल रिसीट का 18.7 के आसपास। वहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग 35 के आसपास रखने का एस्टिमेट कर रहे हैं और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 13 to 14 के आसपास। यानी कि गवर्नमेंट पैसा कमा भी रही है और डेवलपमेंट के लिए उतना पैसा खर्च भी कर रही है। यूनियन बजट की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज जो इंडिया के आम सिटीजन्स या नॉर्मल लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि कौन सी चीज महंगी और सस्ती हुई है। तो अगर सस्ती चीजों की बात करें तो मोबाइल फोन्स, टीवी सेट्स जो इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं वो सस्ते हुए हैं। साथ ही साथ डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल, एसिड ग्रेड फल्सफर, श्रिम्प फीड जो बेसिकली सी फूड के लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा, लैब ग्रोन डायमंड्स या फिर एक्वेटिक फीड जिसमें फिश लिपिड ऑयल को यूज किया जाता है, मशीनरी, लिथियम आयरन बैटरीज के लिए, सेल के लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज होती हैं, इसके अलावा रॉ मटेरियल्स जो फेरस स्कार्प या निकल कैथोड जैसे होते हैं। अगर हम लोग ये देखें कि कौन कौन सी चीज़ें महंगी हुई हैं तो इसमें जो इंपोर्टेड कार्स हैं यानी इंडिया के बाहर बनने वाली जो इंपोर्टेड कार्स हैं वो थोड़ी बहुत महंगी होंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं जो इंपोर्टेड रहेंगे वो महंगे होंगे। किचन में यूज़ करने वाली चिमनी, इंपोर्टेड बाइसिकल, टॉयज़, जो भी ऐसे ज्वेलरीज जो गोल्ड से बनी होती हैं, प्लैटिनम से बनी होती हैं या फिर एक तरीके से इमिटेशन ज्वेलरीज जो होती हैं वो महंगी होंगी। सिल्वर डोर्स, बार्स, आर्टिकल्स, कॉपर स्क्रैप, सिगरेट्स एंड कंपाउंड रबर, ये चीजें भी इस बजट में इस बार महंगी की गई हैं। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आपको आसान भाषा में और डिटेल में समझना है सो प्लीज कीप फॉलोइंग चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।